दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आइए हम देखते हैं भौतिक विज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रकाश वर्ष जो समय का मात्रक नहीं है। ये मात्रक किसका है? दूरी का। किसका मात्रक है ये? दूरी का। क्वेश्चन नंबर 2, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो यहाँ पे न्यूटन का तृतीय नियम ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसी नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के तीसरे लॉ को बोलते हैं, जो रॉकेट के सिद्धांत पर आधारित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती हैं, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। जो समुद्र पानी का घनत्व होता है ये साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए किसी तैराक को समुद्र में तैरना आसान होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो यहाँ पे सही है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य के ऊर्जा का निर्माण होता है। क्लियर? सूर्य के ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। जो परमाणु बम होता है, क्या? परमाणु बम। परमाणु जो बम होता है ये है विखंडन, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे v1 बराबर v है और v2 बराबर 2v हो गया, तो उसकी गतिज ऊर्जा फार्मूला होता है k बराबर हाफ mv²। v है वेग, v क्या है? वेग। तो इसी को k समानुपाते v² किया गया। तो जब चाल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से हल होगा। अब बात करें k1/k2 बराबर v1/v2। तो v1 मान लीजिए v है, v2 है 2v, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हल करने पे आएगा b²/4v²। तो b² कट गया तो k2 आ गया 4k1। k2 कितना आ गया? 4k1। मतलब चौगुनी हो जाती है।
कितना हो जाती है, चौगुनी हो जाती है। तो ये ध्यान देना, वेग 2 गुना हो जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 8, डायनमो परिवर्तित करता है, इंपॉर्टेंट है, डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो एज ए जनरेटर, डायनमो एज ए जनरेटर, जनरेटर जो छोटा जनरेटर होता है उसको डायनमो बोलते हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने का काम ट्रांसफार्मर का है, और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में भी ट्रांसफार्मर का है। अब ट्रांसफार्मर कैसा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम जो करता है वो करता है मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट ऑप्शन नंबर 3 समान वेग से नीचे आ रही हो, ऑप्शन नंबर 4 समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो यहाँ पे जो सही है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यक्ष भार से अधिक प्रतीत होता है। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 तो सही हो गया, बैठे हुए व्यक्ति का भार कब अधिकतम होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लेकिन जब त्वरित गति से नीचे आ रहा होता है तो उस समय व्यक्ति अपने वास्तविक भार से कम महसूस करता है, व्यक्ति वास्तविक भार से कम महसूस करता है। कब? जब त्वरित गति से नीचे आ रही होती है, और जब त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो वह अधिकतम भार मालूम पड़ता है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए, एक लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो उस लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? एक फार्मूला होता है T समानुपाते √L/G, L/G। तो यहाँ पे जो डिपेंड है वो है T समानुपाते √L। तो कह रहा है 2 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए। कितना कह रहा है? 4 गुना कर दिया जाए। तो T समानुपाते √4 करेंगे तो यहाँ पे T2 हो जाएगा आपका 2 गुना। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके से क्वेश्चन पाने के लिए आप कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।